दोस्तों, मेरा नाम है राहुल जैन और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में लिखो कि आपके हिसाब से अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं। डन? अगर आपने अब तक नहीं किया है तो वापस से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में लिखो आपके हिसाब से अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं। मैं आपको इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप ये पूरी वीडियो देखोगे बिना स्किप करे हुए तो शायद आपकी जो म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन है, अच्छे म्यूचुअल फंड की जो डेफिनेशन है ना, वो शायद चेंज हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि अच्छे म्यूचुअल फंड्स कैसे सेलेक्ट करें जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो में कभी भी कोई भी बकवास खराब म्यूचुअल फंड चूज ना करें, अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स चूज करें। और सब कुछ मैं आपको डेटा के साथ दिखाने वाला हूं, सब कुछ मैं आपको एकदम आसान भाषा में सिखाने वाला हूं। ऐसा कंटेंट शायद आपको कहीं देखने को ना मिले। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट थैंक यू डाल दीजिएगा, मेरे लिए मोटिवेशन हो जाता है। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं टिकर टेप वेबसाइट पे। एक ये प्लेटफॉर्म है जिसको मैं 2022 से यूज कर रहा हूं पर्सनली एज ए प्रो मेंबर। ठीक है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाला है। अगर आप मेरे साथ फॉलो करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, देन आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे। स्क्रीनर मतलब ये आपको फिल्टर करके दिखा सकता है अच्छे म्यूचुअल फंड्स, अच्छे स्टॉक्स भी दिखा सकता है, दोनों के यहाँ पे ऑप्शन है। लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करेंगे म्यूचुअल फंड्स पे। तो मैंने म्यूचुअल फंड्स पे यहाँ पर क्लिक किया और मैंने क्लिक किया स्टार्ट स्क्रीनिंग पे। अब आप देखोगे आपके सामने 1700 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स आ गए। ठीक है, बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए, कमोडिटी म्यूचुअल फंड्स हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं। हम इस वीडियो में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, और हर एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी का ना क्राइटेरिया बहुत अलग हो सकता है। डेट का अलग हो सकता है, हाइब्रिड का अलग हो सकता है। मैं इन सब पे भी वीडियोस बनाऊंगा धीरे धीरे। अगले 2 साल में मेरा एक ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं जितने भी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज है ना, सब पे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दे दूं। ठीक है, तो इक्विटी पे अभी इस वीडियो में फोकस करते हैं। देयर आर 23 टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, यू वोंट बिलीव दिस। ओके, इस पे क्लिक करेंगे, फर्दर आप देखोगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप, कॉन्ट्रा, फ्लेक्सी कैप। इनमें भी सबसे पहले मैं लार्ज कैप से चालू करता हूं जिससे हमें सिंप्लिसिटी समझ में आ जाए। तो मैंने यहां पर सबसे पहले इनको अनचेक करा और केवल लार्ज कैप फंड पे फोकस करा। लार्ज कैप फंड पे जैसे ही मैं फोकस करता हूं तो मेरे पास टोटल 37 म्यूचुअल फंड्स निकल के आ जाते हैं। अब इन 37 म्यूचुअल फंड्स में से मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, वो हम अभी एक स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, बाद में हम मिड कैप भी देखेंगे, स्मॉल कैप भी देखेंगे। अब वीडियो में बने रहें और इसको स्किप करके ना देखें जिससे कि आपको पूरी कहानी समझ में आए। आधा अधूरा ज्ञान बेकार ज्ञान होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा, हमने लार्ज कैप को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम सेकंड फिल्टर जो होगा यहां पर आप देखिए प्लान मतलब यहाँ 2-3 तरह के प्लान होते हैं। IDCW मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल। अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड से हर मंथ या हर क्वार्टर में कुछ पैसे निकालने होते हैं, आपको कैश की जरूरत होती है, उस केस में आप IDCW प्लान्स फॉलो करते हो। ये वीडियो मैं IDCW के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं ग्रोथ के लिए बना रहा हूं। मान के चल रहा हूं कि आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल का आप एक लंबा होराइजन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे ग्रोथ पे क्लिक कर दिया। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड क्राइटेरिया आता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब कि ओवरऑल कितना मनी इस म्यूचुअल फंड में पार्क्ड है, लगाया हुआ है बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मिलके। ठीक है, तो मैं यहां पर फिल्टर लगा रहा हूं 10,000 करोड़। ओके, 10,000 करोड़, मैंने 10,000 करोड़ का फिल्टर लगा दिया। मतलब कि केवल 10 ही ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी AUM जो है 10,000 करोड़ से ज्यादा है। इसका फायदा क्या है, 10,000 करोड़ से मैं क्यों लगा रहा हूं, यहां पर इतना क्राइटेरिया क्यों लगा रहा हूं? देखिए, जब कोई म्यूचुअल फंड बड़ा होता है, एक रिलेटिवली बड़ा साइज है 10,000 करोड़, ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि हमें ये विश्वास होता है कि भाई ये एक म्यूचुअल फंड हाउस जो है एक तो वेल एस्टेब्लिश्ड है, बहुत सारे लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है। ठीक है, इनके प्रोसेस जो होंगे, इनके चेक्स एंड बैलेंसेस जो होंगे, इनके कंट्रोल जो होंगे, इंटरनल कंट्रोल्स, वो शायद बेटर होंगे क्योंकि बड़ा पैसा मैनेज कर रहे हैं लोग। ठीक है, इनकी जवाबदारी बड़ी है क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टर्स यहां पर बड़ा पैसा लगा के बैठे हुए हैं। तो ये एक लॉजिक अच्छे म्यूचुअल फंड्स में आप फॉलो कर सकते हैं। अब ये 10,000 करोड़ ही क्यों है, 5,000 करोड़ क्यों नहीं है, आप थोड़ा बहुत इसमें एडजस्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 10,000 करोड़ का एक ठीक ठाक बन जाता है कि भाई 10,000 करोड़ से ज्यादा है तो मतलब ठीक ठाक ये म्यूचुअल फंड हाउस होगा। ठीक है, ये हुआ अपना तीसरा क्राइटेरिया। इसको अपन यहां पर 10 म्यूचुअल फंड्स आ गए। अब इसमें जो CAGR है इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। एक्सपेंस रेशियो भी हम रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब इन 10 म्यूचुअल फंड्स में हम क्या क्या क्राइटेरिया लगाएंगे,
इसमें नेक्स्ट क्राइटेरिया जो आता है वो आता है, सबसे बढ़िया जो क्राइटेरिया आता है आपको दिखेगा 3 ईयर एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न। अब ये ना सबने सुना हुआ है कि रोलिंग रिटर्न्स से ही यूज़ करना है, रोलिंग रिटर्न्स अच्छे होते हैं, उसी को चेक करना है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 90% जनता को ना रोलिंग रिटर्न्स होते क्या हैं यही नहीं मालूम। मुझे आप 1 से 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं। अगले 1 या 2 मिनट में लाइफ में ऐसा समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप कभी नहीं भूलोगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको यह भी समझ में आएगा कि भाई रोलिंग रिटर्न क्यों यूज करना है मुझे आखिरकार। क्योंकि यह एक ऐसा पैरामीटर है कि अगर आपको ये समझा नहीं और आपने इसके बिना समझे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कराया तो मतलब आप एक तरह से आपको क्लियर नहीं है चीजें, आपने कर दिया किसी के कहने पे लेकिन आपको चीजें क्लियर नहीं है। उसको क्लियर करते हैं अगले 1 से 2 मिनट में, मुझे आप टाइम दीजिए। मान के चलते हैं ये कोई भी एक म्यूचुअल फंड है, कोई लार्ज कैप फंड हो सकता है, निपॉन का, आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है। हर एक म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न्स होते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि 2010 से 2025 के बीच में ये म्यूचुअल फंड की एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू या कि पर यूनिट जो प्राइस जिसको हम कहते हैं, जिस पे आप खरीदते हो या बेचते हो म्यूचुअल फंड्स को, वो प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करी है 2010 से 2025 के बीच में एक ये ग्राफ बन के आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल 15 साल में म्यूचुअल फंड ऊपर ऊपर गया है, ठीक है। लेकिन बीच बीच में क्या हुआ, डिप भी हुआ है, यहां पर फिर बढ़ा है, फिर डिप हुआ है, वगैरह वगैरह, ऐसा चलता है म्यूचुअल फंड्स में, ऐसा होता है। अब 3 इन्वेस्टर हैं, ठीक है, इन्वेस्टर 1, 2 और 3, तीनों ने 2 साल के लिए इस सेम म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। केवल तीनों ने 2 साल के लिए पैसे डाले, ठीक है। पहले इन्वेस्टर ने क्या करा, 2011 से 2013 के बीच में 2 साल के लिए पैसे लगाए। इसके रिटर्न कितने बने भाई साहब के, 0% रिटर्न, ठीक है। दूसरे इन्वेस्टर ने क्या करा, दूसरे इन्वेस्टर ने 2014 से 2016 के बीच में पैसे लगाए, सेम पैसे लगाए, इसके रिटर्न बने 30%, मजा आ गया इसको, ठीक है। तीसरे इन्वेस्टर ने क्या करा, इसने 2022 से लेके 2024 तक के लिए पैसे लगाए, सेम 2 साल के लिए, लेकिन पीरियड अलग था, ठीक है। इसके रिटर्न बने -20%, ओके। अब अगर आप इन 3 इन्वेस्टर्स का ना इंटरव्यू करोगे, इनको पॉडकास्ट के लिए बुलाओगे और आप पूछोगे, इन्वेस्टर 1 को पूछोगे, भाई ये म्यूचुअल फंड कैसा है जिसमें आपने 2 साल के लिए पैसे लगाए थे, वो बोलेगा यार क्या ही मजा ही नहीं आया, 0% रिटर्न बने हैं, इससे अच्छा मैं एफडी कर लेता, ठीक है। इसका ये एक्सपीरियंस होगा। दूसरा इन्वेस्टर क्या बोलेगा, यार मजा ही आ गया, मुझे तो 30% का रिटर्न मिला है मुझे इस म्यूचुअल फंड में, ऐसा म्यूचुअल फंड तो कहीं है ही नहीं, बेस्ट म्यूचुअल फंड है भाई ये तो, मैं तो पूरा पैसा अपना इसी में लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसको 30% बढ़िया प्रॉफिट मिला है। तीसरा इन्वेस्टर क्या बोलेगा, यार क्या बकवास म्यूचुअल फंड है, मेरे पैसे डुबो दिए, 20% से डाउन है मेरा पोर्टफोलियो। अभी एग्जैक्टली वही हो रहा है, बाय द वे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स डाउन है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्च 2026 में, ठीक है। तो इसका क्या एक्सपीरियंस रहा इस इन्वेस्टर का, इसका एक्सपीरियंस रहेगा कि बहुत ही बेकार म्यूचुअल फंड है तो 3 अलग अलग इन्वेस्टर्स ने हालांकि 2 साल के लिए पैसे डाले, लेकिन तीनों का एक्सपीरियंस अलग अलग रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन तीनों का हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देख रहे हैं। पहले इन्वेस्टर का रिटर्न कहां से देख रहे हैं, 2011 से 2013, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। इन्वेस्टर 2 का कहां से देख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट। 3 का कहां से दे रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट। तो जब भी पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखते हैं ना, वो हमें कभी भी ट्रू पिक्चर नहीं देता, मतलब उसमें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस निकल के आते हैं और उसके हिसाब से किसी म्यूचुअल फंड को खराब कहना या अच्छा कहना बड़ी ही बेवकूफ़ी है। हमने देखा, मैंने आपके सामने प्रूफ किया। अब इसको मैं ड्रैग नहीं करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स क्यों डेंजरस होते हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें तो ये ना देखें कि आज से पिछले 5 साल में कितने रिटर्न दिए हैं, क्योंकि पिछले 5 साल और आज मतलब पॉइंट टू पॉइंट हो गया। पॉइंट टू पॉइंट में अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। केवल इसके बेसिस पे मैं डिसीजन कैसे ले लूं कि अच्छा म्यूचुअल फंड है या खराब म्यूचुअल फंड है, नहीं ले सकता मैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछूं कि देखो इस म्यूचुअल फंड में 2010 से 2025 के बीच में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया होगा, लेट्स से हजारों, 4000 5000 इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, ठीक है। लेकिन मान के चलें कि सभी इन्वेस्टर्स ने केवल 2 साल के लिए पैसा लगाया, तो ऐसा पॉसिबल है? तो एज्यूम करके चलते हैं, पहला इन्वेस्टर उसने क्या करा, 1 जनवरी 2010 को 2 साल के लिए पैसे डाले। 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2011 तक इसने पैसे लगाए, ठीक है। ये हुआ इन्वेस्टर 1, इसके कुछ रिटर्न बनेंगे X%, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टर उसने क्या करा, उसने 2 जनवरी 2010 से और 1 जनवरी 2012 तक उसने पैसे लगाए, इसने भी 2 साल के लिए लगाए, तो इसके भी रिटर्न बनेंगे Y%, ठीक है। ऐसे कर करके हर एक दिन का अगर मैं जाता जाऊं, 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी 2010 2011 2012 2000 ऐसे जाता जाऊं मैं, 2025 तक जाता जाऊं मैं, तो मुझे बहुत सारे 5000 6000 इन्वेस्टर्स के सबके रिटर्न्स मिल जाएंगे,
ठीक है। तो मुझे सारे इन्वेस्टर्स का एक एक्सपीरियंस मिल गया कि भाई सारे इन्वेस्टर्स के क्या रिटर्न आए। अब उस रिटर्न्स को मैं अगर इस तरह से कुछ एक प्लॉट में, ग्राफ में प्लॉट कर दूं उसको, ठीक है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो पहला पॉइंट है ये पहले इन्वेस्टर का है कि उसको कितने रिटर्न मिले। उसने 1 जनवरी 2010 को डाला पैसा और 31 दिसंबर 2011 को पैसा निकाला, तो उसका एक वैल्यू आएगा रिटर्न का, लेट्स से उसको 8% रिटर्न मिले 2 साल में। तो वो मैंने, ये पॉइंट पहला आ गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इस तरह से मैंने सारे इन्वेस्टर्स के जो रिटर्न्स हैं उनको एक सिंगल ग्राफ में यहां पर मैंने प्लॉट कर दिया। ध्यान से समझिएगा, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये सारा फ्री में मैं सिखा रहा हूं, कोई नहीं सिखाएगा इतनी डिटेल की कॉन्सेप्चुअल बातें आपको, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने यहां पर पूरा मैंने रिटर्न प्लॉट कर लिया। अब इससे मुझे क्या मिला? इससे मुझे सारे इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस एक ही चार्ट पे मिल गया, ठीक है। अब मैं इससे क्या विड्रॉ कर सकता हूं? कंक्लूजन्स कुछ विड्रॉ कर सकता हूं। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि ये म्यूचुअल फंड पिछले 15 साल में अगर किसी ने 2 साल के लिए पैसे डाले हैं तो उसका लोएस्ट रिटर्न कितना बनाए? यहां पर बनाए -8%। मतलब मुझे समझ में आ गया कि 15 साल की हिस्ट्री में तो मतलब मिनिमम नेगेटिव रिटर्न्स कितने दिए? जो भी 8% का फिगर आता है, -8% का लॉस दिया है। वहीं पे मैं देख सकता हूं कि इसने सबसे हाईएस्ट रिटर्न कहां दिए हैं? इस वाले पॉइंट पे दिए हैं, ठीक है। साथ ही क्या मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं इन सब का एवरेज निकाल लूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। एवरेज निकाल लिया मैंने कि एवरेज रिटर्न कितने आए? 12% आए। तो ये जो एवरेज रिटर्न निकल के आए ना, इसी को कहते हैं 2 ईयर्स के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स दैट आई हैव कैलकुलेटेड इन द 15 ईयर्स ऑफ डेटा। समझे आप? 2 साल के एवरेज रोलिंग रिटर्न क्या है? पिछले 15 साल का अगर मैं डेटा देखूं तो ये एवरेज रिटर्न्स निकल के आ गए, मान लीजिए 12%, ठीक है। ये जो डेटा है ना, ये हमें चाहिए, हमें एवरेज इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि हमें किसी एक इन्वेस्टर के एक्सपीरियंस से नहीं जाना है कि उसका खराब है कि बेकार है। जितने भी इन्वेस्टर्स थे, 5000 अगर इन्वेस्टर्स हैं, उन सबका एवरेज एक्सपीरियंस क्या है? क्योंकि हमेशा आप मान के चलिए, अगर 15 साल के लिए आप लगा रहे हैं ना, तो आपको एवरेज रिटर्न्स ही मिलेंगे। स्पेशली अगर आप SIPs कर रहे हैं तो आपको एवरेज रिटर्न्स ही मिलेंगे, ठीक है। और आपको साथ में ये भी पता लग जाएगा कि भाई कितना मैक्सिमम इसमें ड्रॉ डाउन अब तक आया है, तो आप उसकी वॉलेटिलिटी के लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है ना, तो लोगों की हवा टाइट हो लेती है, भाग लेते हैं लोग मार्केट छोड़ के। इसमें आप वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे। भाई मुझे मालूम है अगर 10, 12, 15% भी गिर रहा है ना, मुझे मालूम है रिकवर करेगा। किया है इसने पास्ट में। हालांकि पास्ट एग्जैक्टली फ्यूचर को मिरर करे ये भी जरूरी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, हम सबको मालूम है, सुना भी है हमने। लेकिन इससे बढ़िया और आपको कोई डेटा पॉइंट मिलेगा नहीं। और भी हैं कुछ डेटा पॉइंट्स, दिखाऊंगा अभी मैं आपको, लेकिन ये रोलिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब वापस अपने स्क्रीनर पे आते हैं। मैं यहाँ स्क्रीनर पे 3 साल का एवरेज रोलिंग रिटर्न लगाया है मैंने। 3 का क्यों लगाया है? 3 एक अच्छा पीरियड माना जाता है, क्योंकि जनरली लोग 3 साल से मिनिमम आपका म्यूचुअल फंड में होना ही चाहिए। 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स भी आप देख सकते हो, 10 साल के भी देख सकते हो, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन कई बार ना ओवर एनालिसिस भी बेकार होता है। बहुत ज़्यादा अगर डीप में चले जाओगे ना तो मुश्किल होगा। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको रोलिंग रिटर्न का समझ में आया कि नहीं, आप मुझे कमेंट्स में लिखो। मुझे चाहिए कम से कम 1000 लोगों के कमेंट्स कि भाई राहुल, हमें एवरेज रोलिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट आज पूरा क्लियर हो गया। अगर अब भी नहीं हुआ है ना, मेरा एम ये है कि मैं अगली वीडियो में फिर ट्राई करूँगा। अगर मुझे पता लगना चाहिए ना कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई इसमें, तभी तो मैं वो आपको क्लियर कर पाऊंगा। मैं लाइव तो क्लास ले नहीं रहा है, कोई मेरी क्लास रूम तो है नहीं है, बट आपको होपफुली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि इसको हमें यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया और इसमें मैं बोलूँगा कि मुझे केवल वही म्यूचुअल फंड्स दो जिन्होंने पास्ट में 3 ईयर्स के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स हैं, वो मुझे 18% से ज़्यादा के दिए हैं, ठीक है। अभी 18% कुछ भी हो सकता है, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव जा रहा हूँ कि भाई 18% का ही मुझे चाहिए। तो 10 में से केवल 3 ही ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पास्ट में 3 साल का एवरेज रोलिंग रिटर्न जो है 18% से ज़्यादा दिया है। आपके स्क्रीन पे आप मेरे देख सकते हो, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इनको आगे कैसे फर्दर हमें एनालाइज करना है वो भी बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करते जाइए, कमेंट्स करते जाइए, मज़ा आता है मुझे भी आपके कमेंट्स पढ़ के। अब इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो क्राइटेरिया है, जैसे 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न है, यहाँ पे इसके आगे आपको एक एस्ट्रिक्स मार्क दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये प्रो फिल्टर है। मतलब अगर आप टिकर टेप यूज कर रहे हैं तो ये केवल प्रो जो मेंबर्स हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। मैं 2022 से टिकर टेप यूज कर रहा हूं एज ए प्रो मेंबर। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा टिकर टेप को, ठीक है। लेकिन मैंने टिकर टेप को रिक्वेस्ट किया कि मेरे फॉलोअर्स के लिए आप कुछ डिस्काउंट दो, तो उन्होंने पता क्या डिस्काउंट दिया है? 45% का मैसिव डिस्काउंट दिया है अगर आप मेरा लिंक यूज करते हैं और मेरा कोड यूज करते हैं। एनुअल मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो उस पर आपको 45% का ऑफ है।
आप जाके ये प्रो मेंबरशिप ले सकते हैं। मैं खुद यूज़ करता हूँ 2022 से, इसीलिए क्योंकि ये सारे जो प्रो फिल्टर्स होते हैं ना, क्योंकि आप हर एक म्यूचुअल फंड का कैसे एवरेज रोलिंग रिटर्न जाके देखोगे, और बहुत सारे और भी प्रो फिल्टर्स हैं जो स्टॉक सिलेक्शन में भी यूज़ में आते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी यूज़ में आते हैं, तो मैं इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट फिल्टर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें नेक्स्ट फिल्टर जो है वो आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे रिटर्न वर्सेस सब कैटेगरी 10 ईयर्स। अगेन ये भी प्रो फिल्टर है। रिटर्न वर्सेस सब कैटेगरी 5 ईयर्स। अब इनका मतलब क्या है? देखो, कोई म्यूचुअल फंड का हमने अगर एवरेज रोलिंग रिटर्न देख लिया कि भाई कितना एक्सपीरियंस रहा, ये अच्छी बात है कि हमने केवल उनको चूज करा जो 18% से ज़्यादा इन्होंने पास्ट में दिया है। ठीक है, लेकिन मैं ये कैसे चेक करूं कि भाई ये म्यूचुअल फंड अपनी सब कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कराए कि नहीं? क्योंकि हो सकता है ना कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं जिन्होंने सब कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म नहीं करा लेकिन फिर भी 18% से ज़्यादा दिया। हो सकता है सब कैटेगरी ने 25% रिटर्न दिया हो, फॉर वट एवर रीजन, पॉसिबल है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये दो फिल्टर लगा रहा हूँ कि रिटर्न वर्सेस सब कैटेगरी 10 ईयर्स बेसिस एंड 5 ईयर बेसिस। ओके, अब यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं इन फंड्स का। मैं यहाँ पे जनरली क्या लेके चलता हूँ, अक्रॉस द लार्ज कैप, मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी की ये वैल्यू 1.25 से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब 1.25 टाइम्स मुझे इन्होंने बेटर आउट परफॉर्मेंस दी होनी चाहिए सब कैटेगरी के कंपैरिजन में। सब कैटेगरी मतलब यहां पर जैसे लार्ज कैप हो गया, दैट इज ए सब कैटेगरी, इक्विटी इज ए कैटेगरी। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहां पर मैं 1.25 डाल दूंगा, 1.25 से ज़्यादा वाले तीनों ने दिए हैं। ठीक है, उसके बाद 5 ईयर्स बेसिस पे भी मैं 1.25 से ज़्यादा डाल दूंगा। ठीक है, तीनों ने ही दिए हैं। ठीक है, जब मैं आपको स्मॉल कैप का एनालिसिस करके दिखाऊंगा, मिड कैप का दिखाऊंगा, फ्लेक्सी कैप का दिखाऊंगा, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इसी वजह से यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएंगे कि उन्होंने सब कैटेगरीज को आउट परफॉर्म नहीं किया है। हमें चाहिए अच्छे म्यूचुअल फंड्स, तो हम चाहते हैं कि नॉट ओनली उन्होंने रोलिंग रिटर्न्स अच्छे दिए हों, साथ में उन्होंने सब कैटेगरी से भी आउट परफॉर्मेंस दिया हो। ठीक है, तो ये दोनों पैरामीटर मैंने यहाँ लगा दिए। तो ये तो बात हुई हमारी रिटर्न्स की। हमने अगर पास्ट रिटर्न्स को देखा, उसके हिसाब से हमें पता लगा कि भाई इन म्यूचुअल फंड्स का पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो ज़बरदस्त है। फ्यूचर में रहेगा कि नहीं ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमने पिछले कुछ सालों का एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात करूंगा एक और पैरामीटर जिसको हम कहते हैं वोलेटिलिटी। ठीक है, वोलेटिलिटी यहां पर ये देखिए, वोलेटिलिटी क्या है कि कैसे ये रिटर्न्स फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, ज़्यादा अप डाउन जहां होगा तो वहाँ पे हो सकता है एज ए इन्वेस्टर आपको खतरा महसूस हो कि यार अगर मानो 10% से गिर गया, 12% से गिर गया, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, आज गिर रहा है कल बढ़ रहा है, तो आपकी मतलब हार्ट बीट भी ऊपर नीचे होगी, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं माना जाता है। तो जितनी कम वॉलेटिलिटी होगी ना, उतना आपका एक्सपीरियंस होगा एज एन इन्वेस्टर। ठीक है, आप जैसे बम्पी रोड पे जाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन स्मूथ रोड पे जाओगे तो आपको मज़ा आएगा। अगर उसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, मानो तो ठीक है, चलेगा, थोड़े रिटर्न कम हो, लेकिन अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहे, आप स्मूथ राइड पे जाओगे तो अच्छा है। लेकिन अगर ऐसे जाओगे आप वॉलेटाइल, तो हो सकता है आपको वो पसंद ना आए। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी का डेटा डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे ना मैं इनको फिल्टर नहीं करूँगा वॉलेटिलिटी के बेसिस पे, क्योंकि आप देख सकते हो तीनों म्यूचुअल फंड्स का ना बहुत ही सिमिलर है। मतलब 0.12%, 0.450% इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, 11.62, 12.47, 12.17। तो इस केस में लार्ज कैप कैटेगरी में मुझे बहुत ज़्यादा कोई फर्क दिख नहीं रहा है, तो आई एम ओके, आई एम हैप्पी कि तीनों की वॉलेटिलिटी बहुत ही सिमिलर है, तो इस वजह से मैं इनमें कोई फिल्टर नहीं करूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि राहुल इन 3 म्यूचुअल फंड्स में हम फर्दर स्टडी कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या होता है अभी दिखाने वाला हूं मैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझो शार्प रेशियो का क्या है। इनफैक्ट मैं पहले आपको डेटा दिखा देता हूं। तो इनमें से फॉर एग्जांपल निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ठीक है, अब ये डेटा आपको यहाँ टिकर टेप की बजाय मैं बोलूंगा आप पहले फैक्ट शीट को पढ़िए। हर एक म्यूचुअल फंड ना उसकी वेबसाइट पे एक फैक्ट शीट पब्लिश करता है। ठीक है, और उसमें लेटेस्ट शार्प रेशो रहता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल निपॉन इंडिया लार्ज कैप की मैंने यहाँ पर वेबसाइट पे गया, फैक्ट शीट डाउनलोड कर ली, और ये देखिए फरवरी 28, 2026, बहुत ही लेटेस्ट फैक्ट शीट है। ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप इनमें नीचे आएंगे तो आपको पता लगेगा शार्प रेशो कहाँ है। ये रहा शार्प रेशो 1.20। ठीक है, क्या होता है अभी समझाऊंगा। ये है किसका है? निपॉन का। दूसरा मैंने लिया HDFC लार्ज कैप का। इनका नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे शार्प रेशो क्या है, 0.848, कम है इनका। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे ICICI प्रूडेंशियल, जो हमारा तीसरा फंड था, इसका भी अगर हम शार्प रेशो देखेंगे तो इसमें शार्प रेशो कितना है, कहाँ है, नीचे आएंगे इसमें, तो यहाँ पे शार्प रेशो है 1.15। तो मतलब सबसे ज़्यादा किसका है? निपॉन का है। नंबर 2 पे ICICI का है, नंबर 3 पे HDFC का है। अब होता क्या है शार्प रेशो, समझने की कोशिश करना। ये कॉन्सेप्ट भी लोगों ने बहुत इसको एकदम तोड़ मरोड़ करके बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट करा हुआ है। ठीक है, शार्प रेशो होता क्या है? मैं म्यूचुअल फंड में पैसे क्यों डालूं? पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे राहुल भाई FD में मुझे 6 से 7% रिटर्न मिलता है, तो मैं इसलिए चाहता हूं कि मैं थोड़े मुझे बेटर रिटर्न है, इसलिए म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूं। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि भाई आप रिस्क कितनी ले रहे हो?
भाई म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे होता है, कभी -5% चला जाता है। एफडी तो -5% नहीं जाती, एफडी का तो बिल्कुल प्लेन फिक्स रहता है, रिस्क फ्री भी रहती है एफडी, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है, ठीक है, फिक्स रिटर्न रहता है उसका। तो आप जो वॉलेटिलिटी झेल रहे हो ये फ्लक्चुएशन की, इसकी वजह से आपको कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलने चाहिए कि नहीं? आप अपना पैसा लगा रहे हो, एकदम अपना हार्ट बीट आपका पंप हो रहा है, उसके लिए आपको बेटर रिटर्न्स मिलने चाहिए कि नहीं एफडी से? तो उसका मेजर है शार्प रेशो। लेकिन थोड़ा सा अब इसको टेक्निकली समझाने की कोशिश करता हूँ, ये तो बहुत सिंपली समझाया मैंने आपको, ठीक है। कैसे मानते हैं इसको? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे निपॉन इंडिया का ये वाला जो था, यहाँ पे मैं आया वापस से, ठीक है, ये निपॉन इंडिया का है, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन बताई हुई है। इन्होंने पिछले 3 साल का डेटा लिया है, 3 साल में रिस्क फ्री रिटर्न, एफडी मैंने एग्जाम्पल में लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये लोग क्या ले रहे हैं? ओवरनाइट MIBOR। अगेन आप इसमें गहराई में मत घुसना, आप ये मान के चलना कि कोई भी एक रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि इस केस में ओवरनाइट डेट को इन्होंने लिया है, ठीक है, ओवरनाइट कोई रेट इन्होंने ली है, ठीक है। ओवरनाइट मतलब, अब ओवरनाइट की डिटेल में नहीं जा रहा, छोड़ते हैं अपन, ठीक है। रिस्क फ्री मान के चलते हैं कि रिस्क फ्री यहां पर ये एसेट है, ये रिस्क फ्री एसेट कितना जनरेट कर रही है रिटर्न? 5.17%, ठीक है। तो अगर मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेनी होती तो मैं 5.17% का इससे रिटर्न ले सकता था इस एसेट से, लेकिन मैंने क्या चूज करा? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, निपॉन वाले में फॉर एग्जांपल। तो मुझे वो देखना है कि कितने रिटर्न आए। तो म्यूचुअल फंड के कितने 3 साल के रिटर्न है माइनस जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो देखेंगे, डिवाइड बाय वॉलेटिलिटी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि कितने फ्लक्चुएशंस के लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिला। समझ रहे हैं आप? क्योंकि मुझे दोनों चीज कंसीडर करनी है कि अगर मैं रिस्क नहीं लेता, रिस्क फ्री किसी इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई करता तो मुझे कितना रिटर्न आता, उस रिटर्न के बजाय मुझे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिला है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे म्यूचुअल फंड का रिटर्न लेना पड़ेगा माइनस जो रेट फ्री, जो रिस्क फ्री रिटर्न है उसको लेना पड़ेगा। और उस रिटर्न को मैंने ऐसा ही नहीं लिया, मुझे उसमें वॉलेटिलिटी को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा कि भाई फ्लक्चुएशन कितना हुआ है, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड का फ्लक्चुएशन अलग अलग होता है। तो मैंने ये फॉर्मूला देख लिया शार्प रेशियो को कि ये फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट कर लिया। आपको ये सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिलता है रेडीमेड, टिकट टेप पे भी सारा डेटा है, आप जाके कर सकते हो। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको ये सब एकदम टिप्स पे रहना चाहिए कि मुझे शार्प रेशियो देखना है और शार्प रेशियो होता ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शार्प रेशियो निकल के आया, इनका कितना शार्प रेशियो निकल के आता है? 1.20। 1 से ज़्यादा शार्प रेशियो मिनिमम होना ही चाहिए आपका, ये एक थंब रूल बना लो, ठीक है। पिछले 3 साल में इतने रिटर्न तो आने चाहिए ना कि भाई एटलीस्ट जो रेट फ्री रिटर्न है उससे मुझे ज़्यादा मिले। तो 1 से ज़्यादा शार्प रेशियो होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। यहाँ पर अगर बात करूँ, निपॉन के 1.20 है, HDFC का कितना है? HDFC का देखा था 0.848 है, तो अभी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम ICICI प्रू की बात करें तो ICICI प्रू का 1.15 था। तो इन तीनों में पिछले 3 साल के डेटा के हिसाब से कौन विन कर रहा है? निपॉन। नंबर 2 पे ICICI, नंबर 3 पे HDFC। अब इसका मतलब ये नहीं कि HDFC खराब फंड है, अभी के हिसाब से इन तीनों में प्रायोरिटी क्या बनेगी मेरी? निपॉन बनेगी। अगेन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, निपॉन से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं हूँ, मुझे कुछ कमीशन नहीं मिलता। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप गलतियाँ ना करें, आप अच्छे म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में डालें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट शार्प रेशियो का समझ में आया कि नहीं, कमेंट्स में लिखो। नहीं आया है तो मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में। लेकिन आप ये मुझे कमेंट में लिखो कि राहुल ये चीज़ समझ में नहीं आई या ये चीज़ समझ में आई, जिससे मुझे पता लगे, ठीक है। तो ये हो गए सारे क्राइटेरिया। अब हम वापस अपने फिल्टर पे आते हैं और देखते हैं कि ये जो लॉजिक लगाया, इन तीनों में से आप फर्दर स्टडी कर सकते हो। शार्प रेशियो का डेटा फैक्ट शीट से लेना इसलिए भी बेटर है कि एक तो लेटेस्ट डेटा मिल जाता है आपको, ठीक है। अब आप कहोगे राहुल भाई ये तो वो लार्ज कैप का, क्या मैं ये लॉजिक सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में लगा सकते हैं? मोटा मोटा लगा सकते हो। क्या बोल रहा हूं? मोटा मोटा लगा सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली स्मॉल कैप पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा मैं आपको कुछ दिखाता हूं, ठीक है। तो वापस से कैटेगरी पे आता हूं। यहां पर मैं इक्विटी में गया था, लार्ज कैप को मैं लार्ज कैप की बजाय अब मैं यहां पर मिड कैप चूज करता हूं। तो मिड कैप में सेम क्राइटेरिया लगाए मैंने, तो कितने फंड निकल के आए? 8 निकल के आए। तो ये तो है कि ये 8 अच्छे हैं, आप खराब में तो नहीं जा रहे, ये तो क्लियर है। लेकिन इन 8 को भी आप स्टडी कर सकते हैं। और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स कौन कौन हैं, इन म्यूचुअल फंड्स के अभी के पोर्टफोलियोज कैसे हैं, ठीक है। वो सब डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, वरना मतलब ये एक लंबा कोर्स हो जाएगा, जो 3 घंटे तक भी अगर मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करता रहूं ना तो कम है। मैंने कोई म्यूचुअल फंड्स पे कोर्स लॉन्च नहीं करा, इनफैक्ट मेरा कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं है अभी तक। क्यों नहीं है? फ्री में पढ़ाने की कोशिश आपके साथ कर रहा हूँ, यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि फ्री में जितना दे सकूँ मैं आपको देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, मिड कैप की बजाय अगर स्मॉल कैप पे देखें तो स्मॉल कैप में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 6 फंड मिल गए स्मॉल कैप में। ये तीनों का आप, ये अच्छे फंड्स हैं अभी के हिसाब से, और ये डेटा चेंज होता है। हाँ, तो मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, इसीलिए आपको
ये टिकर टेप पे जाके रिफ्रेश करके डेटा देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखा रहा हूँ, जिससे कि आप खुद से कर पाएँ। और अगर आपको खुद से कंफर्टेबल नहीं है तो आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या कोई एक जो सेबी रजिस्टर्ड RIA जो होते हैं उनके पास जाइए, उनको थोड़ी सी फीस पे करिए, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। खुद से करना चाहते हैं तो टिकर टेप पे बहुत सारा अच्छा डेटा अवेलेबल है, लिंक भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट्स में भी दिया है। 45% का अभी ऑफ आपको मिल सकता है एनुअल मेंबरशिप पे, अगर आप प्रो मेंबर बनना चाहते हैं, यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हुआ स्मॉल कैप। अगर मैं आपको फ्लेक्सी कैप में दिखाऊं अभी के हिसाब से, तो फ्लेक्सी कैप में ये 5 फंड्स आ रहे हैं, पराग पारिक आ रहा है, HDFC आ रहा है, कोटक आ रहा है, आदित्य आ रहा है, फ्रैंकलिन आ रहा है। ये डेटा चेंज हो सकता है। अब इनमें फर्दर भी आप चाहें तो एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक मतलब होली ग्रेल है जिसको कहते हैं ना, मतलब होलसम यही है, ऐसा नहीं कह रहा मैं। बट आप ये मिनिमम क्राइटेरिया तो आप लगाना ही, जिससे कि आप खराब म्यूचुअल फंड में नहीं फंसो, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में ही रहो। अगर आप कैटेगरी वाइज चाहते हैं कि मैं और भी कुछ एनालिसिस करके बताऊं, स्मॉल कैप का भी बताऊं, मिड का भी बताऊं, मैं हर साल आपके लिए वीडियोस, अगर आप चाहते हो कि राहुल भाई हर साल आप रिलीज़ करो, इस साल के लार्ज कैप कौन से अभी आपको अच्छे लग रहे हैं, मिड कैप कौन से अच्छे लग रहे हैं, वो भी कर सकता हूँ। अलग अलग वीडियोस भी बना सकता हूँ। आपके ऊपर है कि आपको मुझसे क्या निकलवाना है, क्या क्या चाहिए आपको, कमेंट्स में लिख दो, सब कुछ बनाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप सीख पाएँ। टिकर टेप के साथ मैंने पार्टनरशिप इस वीडियो में बताया क्यों करी। हमारा दोनों का ऑब्जेक्टिव है कि हम चाहें कि लोग सीखें, लोग अच्छे से सीखें, रिकमेंडेशंस नहीं लें, खुद से सीखें, म्यूचुअल फंड्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखें, स्टॉक्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखें। स्टॉक्स पे मैं हिंदी चैनल पे बात नहीं करता हूँ, मैं अभी म्यूचुअल फंड्स, ETFs और बहुत सारी फाइनेंशियल जो चीज़ें उन पे बात करता हूँ बिना कोई रिकमेंडेशन दिए हुए। मेरे कोई लिंक्स नहीं है, फेसबुक वगैरह पे मैं कभी आपसे पैसा नहीं मांगूंगा, फेक कुछ अकाउंट्स बने हुए हैं, सावधान रहें। मैं किसी को इंडिविजुअली रीच आउट नहीं करता हूँ, कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता हूँ। सब कुछ यहाँ अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करता हूँ एज ए टीचर। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिकर टेप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में डाला है। प्रो मेंबरशिप अगर आपको लेनी है तो 45% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा लिंक यूज़ करते हैं और मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं। तो फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।